कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरो। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका सरकार का एक अंग है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, जिसका प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना, न्यायपालिका कानूनों की क्रियान्विति करना और न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। तो इसी संदर्भ में हम आज कार्यपालिका के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत जो हम बात करें तो उसमें हम राष्ट्रपति से लेकर एक निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक को इसमें शामिल करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि भारत की समूची कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होगा। अब संवैधानिक रूप से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो हम इसके लिए राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, परंतु वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्याग होगा। यहाँ पर इस बिंदु पर ध्यान देना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, परंतु वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर नियुक्त चुन लिया जाता है तो उसे उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। एक साथ ही वह राष्ट्रपति पद पर या संसद के या राज्य विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इस बात को स्पष्ट ध्यान में रखना है। इसके साथ ही वह किसी लाभ के पद पर न हो, परंतु वर्तमान में राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल तथा संघ अथवा राज्य के मंत्री का पद है, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। अन्य किसी लाभ के पद पर यदि व्यक्ति है तो वह राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरना चाहता है तो उसको नामांकन भरने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक हों और 50 ही उसके अनुमोदक हों, तो ही वह राष्ट्रपति पद का नामांकन भर सकता है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराएगा। साथ ही राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों
और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थी यहाँ ध्यान देने की बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यहाँ विशेष महत्वपूर्ण बात है कि संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि केवल निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। चूंकि 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। इससे पूर्व में केवल संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल थे, लेकिन भारतीय संविधान 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा स्थापित की गई और उसके निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। एक आधार है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं होगा और न ही यह अवैध होगा। ये मान लें कि भाई किसी राज्य में विधानसभा भंग है और उनके अभाव के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन रोक दिया जाएगा, नहीं। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति की कार्यावधि पूरी होगी तो नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति निर्वाचक प्रक्रिया के अंतर्गत जो सदस्य भाग लेते हैं और जो सदस्य भाग नहीं लेते उनको हम बिंदुवार क्लियर पुनः करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार करने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं। तो नंबर 1 है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 पता है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब बात आती है कि राष्ट्रपति चुनाव में भागीदार नहीं करने वाले सदस्य कौन है। तो राज्य विधान परिषदों के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। अब बात करें निर्वाचन मंडल के बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब बात आती है राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जीत के लिए उम्मीदवार को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। निश्चित कोटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें कुल वैध मत अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए कुल वैध मत प्लस 1/, निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या प्लस 1। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो तथा राज्य एवं संघ के मत भी समानता हो। इसके साथ ही इसके लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा संसद सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। और एक सांसद के मत का मूल्य, एक एमएलए के मत का मूल्य स्पष्ट किया जाता है। एक विधायक के उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाता है। इसके बाद इसमें हम 1000 का भाग
देंगे, जिससे एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें उस राज्य विधानसभा में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या और उसको 1000 से गुणा कर देते हैं तो एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है। एक सांसद के मत का मूल्य कुल राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य, जिसमें कुल निर्वाचित सांसदों को भाग दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला गुणांकी एक सांसद के मत का मूल्य होगा। अर्थात राज्य विधानसभाओं के मतों के मूल्यों का योग बटे कुल निर्वाचित सांसद, एक सांसद के मत का मूल्य होगा। अब बात आती है राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जिस तिथि से अपना पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कार्यपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो यहाँ शुरुआत में आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में स्पष्ट किया गया कि भारत की समूची कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर उसके बाद हम राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में चर्चा की। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत चर्चा की गई और इसके बाद राष्ट्रपति की शपथ की बात अनुच्छेद 60 में कही गई है। और फिर अनुच्छेद 55 में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हमने चर्चा की।